हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत रसायन मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो केमिकल्स रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जैसे अगर हम नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम मॉडरेंट या वर्धक की प्रेजेंस में लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो अमोनिया का प्रोडक्शन तो होता है, साथ में यहाँ पर हीट लिबरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से अगर हम PCl5 को ब्रेक करते हैं तो PCl3 और Cl2 बनता है, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। प्लस का चिन्ह दिखा रहा है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो होता क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग ऊष्मा रसायन थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। ऊष्मा रसायन के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। जैसे NaCl का हमें Na सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करना है, मीन्स सोडियम मेटल प्राप्त करना है और क्लोरीन गैस प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर हमें विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी, मीन्स यहाँ पर विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। या हमें कॉपर सल्फेट से हमें कॉपर प्राप्त करना है, तो इसमें जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की अभिक्रिया करा दी जाएगी, तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ कॉपर सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये ऐसी अभिक्रियाएँ हैं, ये दोनों ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जहाँ पर क्या होता है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें विद्युत अपघटन करना पड़ता है, मीन्स विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है, कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो देखा गया है कि जिस प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में हीट प्रोड्यूस होती है, मीन्स हीट उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उन अभिक्रियाओं का अध्ययन ऊष्मा रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं जिनमें या तो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है या तो विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जो होता है वो विद्युत रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो विद्युत रसायन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हम क्या स्टडी करते हैं? विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वो ब्रांच है या वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा मीन्स केमिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रासायनिक ऊर्जा कह सकते हैं केमिकल एनर्जी में क्या संबंध का अध्ययन करती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में संबंधों का अध्ययन करती है। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, और साथ में स्टडी करती है कि किस प्रकार से हम रासायनिक ऊर्जा को किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, और किस प्रकार से इसके रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। मीन्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड अदरवाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, मतलब आपस में किस प्रकार से इनका कन्वर्जन किया सकता है। ये पूरी स्टडी हम किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी डिफिनीशन आप लोग अगर लिखना चाहते हैं कॉपी में तो लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में संबंध तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा
और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट टू द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। दिस डील्स या स्टडी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जो डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से विद्युत रसायन के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में रिलेशनशिप, और किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, या विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों में कन्वर्जन का स्टडी हम विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। मीन्स आपस में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस हुई, उस डिवाइस का नाम जो है विद्युत रासायनिक सेल है। इसके फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो जो है नंबर 1 धातु इलेक्ट्रोड, और दूसरा यहाँ पर विद्युत अपघट्य का जली विलयन, विद्युत अपघट्य का विलयन। मीन्स विद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए हमें धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के विलयन की आवश्यकता होती है। तो इसके आधार पर ये सेल्स दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी होती है वोल्टी या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है, गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। अब ये विद्युत अपघटनी सेल क्या है और गैल्वेनिक सेल क्या है, इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। और जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो पहला मुख्य टॉपिक है वो विद्युत अपघटनी सेल गैल्वेनिक सेल, सेकंड टॉपिक विद्युत अपघटनी सेल होगा। तो देखते हैं पहले विद्युत अपघटनी सेल होती क्या है वास्तव में। देखिए, विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोड समान या भिन्न धातु के हो सकते हैं, समान या भिन्न धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। वह विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। क्या होता है? विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। तो यहाँ पर समान या भिन्न धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं और क्या होता है? विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। जैसे मान लिया, और इनको इस सेल की विशेषता यह है कि एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोडों को रखा जाता है, कैथोड
और एनोड को दोनों को जो है एक ही पात्र में रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें मान लिया शुद्ध कापर का निष्कर्षण करना है, तो शुद्ध कापर के निष्कर्षण के लिए एक होता है शुद्ध कापर का इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा अशुद्ध कापर का इलेक्ट्रोड। एक शुद्ध कापर का इलेक्ट्रोड होगा और एक दूसरा अशुद्ध कापर का इलेक्ट्रोड होगा। और यहाँ पर कापर सल्फेट प्लस H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया जाएगा। अशुद्ध कापर का इलेक्ट्रोड थोड़ा सा मोटा होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर इनको दोनों को बाहरी इलेक्ट्रिक सोर्स विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। तो जब बाहरी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो यहाँ पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा बाहरी स्रोत की विद्युत ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है विद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो विद्युत अपघटनी सेल की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो कह सकते हैं कि वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की सेल को या युक्ति को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल में कैथोड ऋणात्मक होता है और एनोड धनात्मक होता है। और इस सेल का उपयोग जो होता है धातु निष्कर्षण, इसका उपयोग जो होता है धातु निष्कर्षण व शोधन में मुख्य रूप से किया जाता है। धातु निष्कर्षण व शोधन में इस विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग किया जाता है। इस सेल में बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है, बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है, बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है। इसलिए ये एक स्वतः मतलब जो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब स्वयं अपक्रिया नहीं होती है। इस अपक्रिया को कराने के लिए बाह्य विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस अपक्रिया होती है। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल क्या होती है? गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसके अपोजिट होता है। इसमें हम दो अलग अलग बर्तन लेते हैं और उन दो अलग अलग बर्तनों में दो अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग धातुओं, जैसे एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो ये नेगेटिव हो गया, दूसरा कापर का इलेक्ट्रोड लिया ये पॉजिटिव हो गया, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं, दूसरा कापर का इलेक्ट्रोड लेते हैं और इसमें जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया, जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया, दूसरे में कापर सल्फेट का विलयन लिया गया। ये कापर सल्फेट का विलयन और ये जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरों इनके बीच में लवण ब्रिज या साल्ट ब्रिज होता है। अब अगर इसके बीच हम एक बल्ब को जोड़ दें, मान लिया यहाँ पर एक बल्ब हमने जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाहरी कोई स्रोत नहीं है, कोई बाहरी सेल नहीं जोड़ी गई, ये स्वयं दोनों एक दो अलग अलग इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट के विलयन क्या बना रहे हैं, एक सेल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा का कन्वर्जन विद्युत ऊर्जा में होता है। तो कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल इज द कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। तो अगर हमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करना है तो हमें विद्युत अपघटनी सेल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इक्वल मेटल्स के हो सकते हैं, डिफरेंट मेटल के हो सकते हैं। और इन इलेक्ट्रोड को कहाँ डिप किया जाएगा, विद्युत अपघट्ट के सॉल्यूशन में, विद्युत अपघट्ट के विलयन में, जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, विद्युत अपघटन होगा। अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इसमें भी दो भिन्न भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं और जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु के लवण का विलयन होगा। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट का विलयन है, कापर का इलेक्ट्रोड है, कापर सल्फेट का विलयन हो गया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, मीन्स कह सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस हुआ, जिस डिवाइस में ये प्रोसेस किया गया, उस डिवाइस का नाम होता है गैल्वेनिक सेल।
तो कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल वह युक्ति होती है, इसकी डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसका कैथोड धनात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है और एनोड ऋणात्मक होता है। इसका कैथोड धनात्मक और एनोड ऋणात्मक होता है, जो कि विद्युत अपघटनी सेल के विपरीत है। विद्युत अपघटनी सेल का कैथोड ऋणात्मक होता है और एनोड धनात्मक होता है। अब इस सेल का उपयोग क्या होता है, तो इस सेल का उपयोग जो होता है वो विद्युत स्रोत के रूप में होता है। विद्युत स्रोत के रूप में, जहाँ हमें विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए या विद्युत स्रोत के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि इसका उपयोग जो होता है मेटल के निष्कर्षण और उसके प्यूरिफिकेशन शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। और यह स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया है, स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया है। मतलब जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोडों को, एक ऋण इलेक्ट्रोड और धन इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ेंगे, स्वयं करंट का फ्लो होने लगेगा। इसमें कोई बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, जबकि यहाँ पर बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इसलिए एक नॉन स्पॉन्टेनियस स्वतः अप्रवर्तित अपक्रिया है, यह स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। ये स्टूडेंट्स पेपर में आने वाला पहला विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिकल का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो क्या लिखेंगे, दोनों ही विद्युत रासायनिक सेल हैं, दोनों में जो है रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो दोनों के डिफरेंस अगर लिखना चाहते हैं तो पहले तो डिफिनेशन लिख लेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल का मतलब होता है कि वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसका कैथोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, एनोड धनात्मक होता है। इसका उपयोग धातु निष्कर्षण व धातु शोधन में किया जाता है। इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, इसलिए एक स्वतः अप्रवर्तित अपक्रिया है। ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल। अब लिखते हैं गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस क्या होगा। तो गैल्वेनिक सेल वह युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका कैथोड धनात्मक होता है और एनोड ऋणात्मक होता है। इसके द्वारा हम इसका उपयोग विद्युत धारा या विद्युत स्रोत के रूप में करते हैं, तथा इसमें स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया होती है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ये डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में। अब हम लोग स्टडी करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा, पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत रसायन मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए हम दो अलग अलग प्रकार की सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सेल का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर जो रासायनिक विक्रियाएँ होती हैं, वो रासायनिक विक्रियाएँ देखिए दो प्रकार की होती हैं। एक तो पढ़ा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ऑक्सीकरण की विक्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? जब कोई परमाणु है, जैसे Zn, अगर वो परमाणु क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और आयन में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्रिया ऑक्सीकरण की होगी। परमाणु अणु है, जैसे H2 अणु है, अगर H2 अणु ने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए तो H2H+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए इससे। अगर कोई आयन है, मान लिया Fe2+ आयन है और इसने इलेक्ट्रॉन को, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 2 तो पहले से कम थे, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये 3+ हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा एक या एक से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। व्हेन एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन रिमूव 1 or more इलेक्ट्रॉन, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, लेकिन जो पदार्थ होगा वो अपचयित हो गया। ठीक है, जिंक का Zn2+ में अपचयन क्या हो गया, अपचायक। ये पदार्थ क्या होगा, अपचायक होगा। तो यहाँ पर जिंक क्या है, जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन पदार्थ क्या है, अपचायक हो गया। पदार्थ क्या हो गया,
अपचायक, पदार्थ अपचायक होता है, क्रिया ऑक्सीकरण की होगी, मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होगी, लेकिन पदार्थ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स अपचायक होगा। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो यदि किसी परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, जैसे 0 से 2 हो गई, यहाँ 0 से 2 हो गई, यहाँ 2 से 3 हो गई, यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें ये पता करना है कि क्रिया ऑक्सीकरण की है या अपचयन की है, तो सभी रासायनिक क्रिया में जितने भी पदार्थ हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखो। अब देखो उस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्रिया ऑक्सीकरण की होगी और पदार्थ अपचायक होगा। पदार्थ क्या होगा, अपचायक होगा। तो ऐसे उसको पहचान लिया जाता है। दूसरा होता है अपचयन, अपचयन इसे बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन मीन्स रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रोसेस होता है। जैसे परमाणु S है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो बन गया S2-। परमाणु है, अणु है Cl2, इस Cl2 अणु ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2Cl- बन गया, है ना। परमाणु, अणु, अब ये आयन है Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये Cu बन गया। तो किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं तथा उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। पदार्थ ऑक्सीकारक होगा और क्रिया अपचयन की होगी। इसको हम पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। देखिए इसको लिए थोड़ा सा छोटे क्लासरूम जाते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासरूम में, ये 0 हो गया, 0 के राइट साइड में ये प्लस में संख्याएं होती हैं, +1, +2, +3, +4। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये माइनस में संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3 और -4। तो इस प्रकार से ये संख्याएं 0 से छोटी हैं और ये संख्याएं 0 से बड़ी हैं। ये संख्या माइनस वाली 0 से छोटी हैं और प्लस वाली 0 से बड़ी हैं। तो इसके आधार पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सल्फर पर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं तो 0, 0 से -2 हो गई, तो -2 क्या है, 0 से छोटी है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए क्रिया ऑक्सीकरण की, अपचयन की हो गई। यहाँ पर Cl2 पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर क्या हो गई, 2 × 2 -2 हो गई, मीन्स 0 से छोटी हो गई, इसलिए यहाँ भी क्रिया अपचयन की है। यहाँ पर 2 है, 2 से 0 हो गई। अब देखिए ये 2 है, प्लस के 2 से 0 पीछे आ गए, अगर पीछे चलेंगे तो 0 से +2 से 0 आ गए, मतलब यह भी क्या हुई, संख्या, ऑक्सीकरण संख्या घट गई, इसलिए क्रिया अपचयन की हुई। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में सभी पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या लिखो और ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद ये देखो कि यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही तो क्रिया ऑक्सीकरण की है, यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही तो क्रिया अपचयन की हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्रिया ऑक्सीकरण की होगी, पदार्थ अपचायक होगा। यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो क्रिया अपचयन की होगी और पदार्थ ऑक्सीकारक का होगा। ठीक है, तो किसी भी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में ये 2 अभिक्रियाएं अवश्य होंगी, तभी जो है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होगी। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होंगी, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अपचयन क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। जब दोनों क्रियाएं होंगी तब वो अभिक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो हमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया अध्ययन करना है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हमें जो अध्ययन करना है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर Cu2+ है, या ऐसे समझते हैं Zn है, Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो Zn2+ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये क्रिया हो गई ऑक्सीकरण की, ये क्रिया हो गई ऑक्सीकरण की। अब यहाँ पर क्या हुआ, Cu2+ था, इस Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये क्या बन गया, Cu बन गया। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी पूरी हो गई तो Cu बदल गया। अब ये क्रिया हो गई अपचयन की, ये क्रिया हो गई अपचयन की। अब दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे। अगर दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो Zn+ ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट कट जाएंगे, क्या बचेगा, Cu2+ गिव्स आउट Zn2+ Cu। अब पहले Zn ठोस था, अब Cu ठोस हो गया। पहले कॉपर आयन थे, मीन्स आयन विलयन में होते हैं तो एक्वस होगा, अब Zn आयन हो गए तो Zn एक्वस में चला गया।
तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो रहे हैं, Zn का Zn2+ में परिवर्तन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ +2 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये क्रिया ऑक्सीकरण की हो गई, ये क्रिया हो गई ऑक्सीकरण की। Cu2+ से Cu हो रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही, तो ये क्रिया हो गई अपचयन की, ये क्रिया हो गई अपचयन की। तो देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो ऐसी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और विद्युत रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया का होना आवश्यक है। अगर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो रही है तो वो जो है विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण नहीं हो सकता। विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया होना चाहिए। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होनी चाहिए, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए ही विद्युत रासायनिक सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने बताया था अभी गैल्वेनिक सेल और दूसरी विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि एक ही सेल के अंतर्गत एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है ना। और जो गैल्वेनिक सेल होती है, गैल्वेनिक सेल होती है उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड, अलग अलग दो अर्ध सेल होती हैं जिनमें हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही सेलों में, चाहे हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल की, चाहे बात करें गैल्वेनिक सेल की, इन दोनों ही सेलों में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती हैं। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के जो कोई भी विद्युत रासायनिक सेल है, चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, उस सेल में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा तो वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, मीन्स सेल अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको हम सेल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि विद्युत रसायन का अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या डिस्कस करते हैं, और विद्युत रसायन के अंतर्गत जो है किस प्रकार से हम दो प्रकार के सेलों का अध्ययन करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल का अध्ययन करते हैं, और इस सेल में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं इनके बारे में स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे किया जाता है। थैंक यू।